कस्टमर्स, आज तारीख है 7 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। कार्टून ऑफ द डे में ये है हमारे नारायण मूर्ति। ये काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अब इंडियंस को 60 आवर काम करना पड़ेगा एक हफ्ते में, कम से कम 2 से 3 साल के लिए। बट जो हमारे लेबर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब हमारे पास तो नौकरी नहीं है, पहले नौकरी दे दो, काम तो हम देख ही लेंगे, काम तो कर ही लेंगे। राइट। चलिए देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो मल्टीलेटरलिज्म के रिगार्डिंग है। मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है कि किसी एक कंट्री का वहाँ पे शेयर नहीं होगा, किसी एक कंट्री का बोलबाला नहीं होगा, मल्टीपल कंट्री या मल्टीपल डायमेंशन होंगे। मतलब एक सुपर पावर नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होंगी जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तो वहाँ पर उसे बोला जाएगा मल्टीलेटरलिज्म। मीन क्या है कि पूरी दुनिया में मल्टीलेटरलिज्म है, केवल एक देश की नहीं चलती है, सभी सभी कंट्रीज चलती है और सभी कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। अब यूनिलेटरलिज्म क्या होता है? यूनिलेटरलिज्म क्या होता है? किसी एक ही कंट्री का वहाँ पे बोलबाला होता है। जिस तरह से 1857 या मीन 1600 या 1700 के टाइम में ब्रिटेन हुआ करता था। आज के समय में काफ़ी हद तक यूएसए है जो जो अपनी दादागिरी हर जगह चलाता रहता है। तो बेसिकली राइटर यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि जब मल्टीलेटरिज्म की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है तो उसी समय मल्टीलेटरिज्म सबसे अपनी वीक स्थिति में है। जो मल्टीलेटरिज्म जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वो अपना रोल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं WTO का, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे इसका काम क्या था कि हमें नेगोशिएट करना था, सेटलमेंट करना था। राइट, नेगोशिएट करना था, सेटलमेंट करना था और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना था। लेकिन ये पूरी तरह से इसमें ये विफल हो जाती है। पहली बात तो ये पैंडेमिक समझने में और एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ के रखने में WHO जैसी जो संस्था है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, कह रहे वो भी पूरी तरह से असफल हो जाती है। कह रहे हैं कि दुनिया को ये समझना होगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी एक तरीके से आप निकाल नहीं सकते हो। हाँ ठीक है, सप्लाई चेन एक तरफ से चाइना के बिहाफ से अगर वीक हुआ है तो डिफरेंट कंट्री को उसे कॉपरेट करना चाहिए था, उसे बैलेंस करना चाहिए, ना कि केवल चाइना को आइसोलेट करके, चाइना के साथ बिजनेस न करके और चाइना के साथ जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कह रहे हैं उसको केवल आप एक बहाना बना करके पूरी इकोनॉमी को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि पूरी दुनिया ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है। हाँ, ज़्यादातर कंट्रीज इस समय चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन चाइना ने स्टिल वो सारी इक्विपमेंट और वो सारी ज़रूरतें उन कंट्रीज़ को भी पहुंचाई हैं जो उनका विरोध कर रही हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये नेचर मेड है या फिर किसी लैब में जनरेट किया हुआ वायरस है, लेकिन जो भी है अब ये पूरी दुनिया को असर तो कर ही रहा है, पूरी दुनिया को प्रभावित तो कर ही रहा है। तो इस समय हमें कॉपरेशन की ज़रूरत है, ना कि यूनिलेटरल तरीके से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की ज़रूरत है। फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया जब चाइना के साथ काम नहीं करना चाहती है क्योंकि वहाँ पर एक ट्रस्ट डिफिसिट डेवलप हो गया है। कह रहे एक बार अगर ट्रस्ट डिफिसिट अगर डेवलप हो जाता है तो कह रहे उसे रिवाइव होने में कह रहे दसियों वर्षों का समय लग सकता है। कह रहे जब ऐसे समय पे इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को हमेशा से इग्नोर करके रखा हुआ है। इंडिया की सोशलिज्म को, इंडिया की नेचुरलिज्म को और इंडिया की कैपेसिटी को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया है। तभी तो चाइना इतने तरीके से एक्सपेंड कर पाया है। कह रहे इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो खुद के इतना तेजी से वायरस यहाँ पर बढ़ तो रहा है, लेकिन स्टिल उसके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग फॉर्म को अपनी कंट्री में लेकर के आए, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी हद तक काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा ग्रीन जोन में रखा हुआ है। उसी एक बड़े इलाके हैं जो बिजनेस करने के लिए वहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है और वहाँ पर अभी इस समय कोरोना वायरस का कोई नामो निशान नहीं है। और इंडिया का अगर उस रेशियो के हिसाब से देखा जाए कि जितनी पॉपुलेशन है, कह रहे हैं उस पॉपुलेशन के रेशियो में तो यहाँ पर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उतना कम ही है। और हम लोगों ने बहुत समय से लॉकडाउन कर लिया है और हमारे नंबर ऑफ केसेस अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में उतना तेज़ी से बढ़ भी नहीं रहे हैं। और अब जब वैक्सीन और जब टीका डेवलप होने की बात हो रही है और इंडिया ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के साथ शेयर की है, तो लोगों के बीच में इंडिया के लिए एक ट्रस्ट है और इंडिया को इसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। और उन फर्म्स को और उन इकोनॉमी को, जब हमारी इकोनॉमी कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो भी चुकी है, तो स्टिल हम उन बिजनेस फर्म को इंडिया में वापस ला करके हम इससे वापस से रिवाइव कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया।
हमारे पास अगला जो आर्टिकल है, अवार लाइक स्टेट अ बॉन्ड टू द रेस्क्यू। इसमें बात की जाती, इससे पहले भी बात किया जा चुका है कि कैसे इंडिया अपने फिजिकल डिफिसिट को या जो स्टिमुलस पैकेज होता है अपने माइग्रेंट वर्कर को प्रोवाइड करवा सकता है। राइटर यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, कहना है कि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में 1917 में ब्रिटेन ने किया गया था कि कंसोल्ड बॉन्ड को इशू किया था। कंसोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर गवर्नमेंट के बॉन्ड को पूरी जनता मतलब पूरी पब्लिक परचेज करती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने इस वाले स्ट्रेटजी को अपनाया था। तो इंडिया भी एक कंसोल्ड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अपना सकती है, जिसमें पीएम केयर फंड में जो केवल डोनेशन देने की बात हो रही है कि हमने इतना पैसा दे दिया, अगर हम अपने सिटीजन से, अपने नागरिकों से ये बोलें, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, कहीं और वो प्रॉपर तरीके से इस समय इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, पूरी पूरी इकोनॉमी तो बैठी हुई है, तो कहीं पर उन्हें प्रॉफिट होने वाला है नहीं। अगर हम अपने सिटीजन को ये बात बोलें कि वो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने पैसे को पीएम केयर फंड या कंसोल्ड या नेशन के कंसोल्ड फंड में अगर वो डाल दें, तो इंडिया के पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, और हम उस 5% के इंटरेस्ट का जो पैसा होगा वो 3 साल बाद जब हमारी इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से रिवाइव कर लेगी, हम तब उसका पेमेंट कर लेंगे। कह रहे हैं ये वाली स्ट्रेटजी तो किसी भी तरीके से ज़्यादा बेहतर है। अगर आरबीआई पैसों को छापती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होगा, और इंडिया की करेंसी की वैल्यू भी गिर जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग करने पर जीडीपी का डेप्ट रेशियो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये कंसोल बॉन्ड के थ्रू अपनी डेफिसिट को क्लियर करते हैं, तो इंडिया के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो बैक टू होम की बात करते हैं। कहते हैं कि अलग अलग कंट्री से जब 22 मार्च को आखिरी फ्लाइट आई थी इंडिया में, तो 22 मार्च के बाद सारी इंपॉर्टेंट फ्लाइटों को भी रोक दिया गया था। लेकिन अभी जो भी नेशन इंडिया के लोग हैं, अगर किसी दूसरे बाहर कंट्री में फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने की बात की जाती है। अब उनको वापस लाने के लिए किया जा रहा है कि फ़्लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि पहले जो मिनिस्ट्री ने ये वाला गाइडलाइन इशू किया हुआ है कि जो बिल्कुल अर्जेंट है, मीन जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, या जिनके हॉस्टल में एकोमोडेशन की व्यवस्था खत्म हो गई है, या जो लेडी प्रेग्नेंट्स हैं, तो कह रहे केवल उन्हीं को पहले फर्स्ट फ्लाइट से, क्योंकि अप्रॉक्स 10 लाख लोगों को वापस लेकर के आना है। तो कह रहे हैं कि पहले वाले खेप में 2 से 3 लाख ऐसे लोगों को जो बिल्कुल एक्सट्रीमली अर्जेंट बेसिस पर है, कह रहे उन्हें लेकर के आया जाएगा। फिर राइटर कहते हैं इंडिया की डिप्लोमेसी का ये बहुत बहुत अच्छा पार्ट होगा कि अगर वो उन्हें वापस लेकर के आते हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला खेप होगा हमारे पास, कह रहे इंडिया को इस बात का ध्यान देना होगा कि जितने भी लोग आते हैं बाहर से, कह रहे उन्हें एटलीस्ट 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन में जरूर रखा जाए। और क्वारंटाइन में रहने की जो फैसिलिटीज़ होंगी, चूंकि वो फॉरेनर हैं, तो प्रॉपर तरीके से अर्निंग तो हो ही रही थी उनके पास, तो वो फाइनेंशियली कैपेबल हैं, तो इंडिया को उनके खर्च को उठाना नहीं चाहिए। कह रहे हैं वो अपने खर्चों को वो खुद बियर कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो ब्लेम गेम के रिगार्डिंग है। ब्लेम गेम क्या कि चाइना और यूएसए में नवंबर में होना है चुनाव। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इस समय की जितनी भी प्रॉब्लम है वहाँ पे अमेरिका में, कह रहे हैं वो सारी चाइना के कारण है। तो वो बिकॉज कि रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं वहाँ पर, दो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक है रिपब्लिकन पार्टी। ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कौन है? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन बाइडेन हैं। तो आज 2 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए इसी में। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी के लोगों को बोल दिए कि पूरी तरह से चाइना को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो कि चाइना को हम पनिश करेंगे, चाइना की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, हमारा पूरा जो शेयर मार्केट है वो पूरा फ्लैटन हो गया है। ठीक, तो राइटर यही कहते हैं इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि इस कोविड-19 के प्रभाव को जो भी अमेरिका में, क्योंकि वो तो बैड डिसीजन लेने की वजह से, पेंडेमिक को बहुत हल्के में लेने की वजह से इस समय एपी सेंटर बना हुआ है अमेरिका। तो ये पूरा ठिकरा इस समय चाइना के ऊपर थोप देना चाहते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों से वो वहाँ पर बचना चाह रहे हैं। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो इसी के रिगार्डिंग बात किया जाता है कि फियर एंड द लोथिंग इन द लैंड ऑफ द फ्री की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं होता क्या है कि हमारे पास, सॉरी ये वाला आर्टिकल तो डिस्कस ही नहीं करना था, क्योंकि ये दूसरी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ये पूरी इसमें बात की गई है, तो दैट इज़ वाई इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो एवरीवन वांट्स अ गुड स्टिमुलस की बात की जा रही है। अब यहाँ राइटर कहते क्या हैं कि सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल टाइम का जब शुरू हो रहा था, मीन एलपीजी जब स्टार्ट होता है, तो इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होते हैं वो इंडिया को बोलते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप चीज़ों से अपने हाथ को हटा दो, हमें प्रॉपर तरीके से ग्रो होने दो, क्योंकि आप हर जगह जा करके आप इंटरफेयर करने लगते हो। कह रहे
ये तो ठीक बात नहीं है। राइट, कहते हैं अभी तो रिवर्स हो गया है, कह रहे हैं अभी जब पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई तो अब हर कोई बोल रहा है कि मुझे मुझे पैकेज चाहिए, मुझे मुझे पैकेज चाहिए। कह रहे हैं जब ग्रो करने की बात थी, जब टैक्स पे करने की बात थी, तब तो आप कह रहे थे कि इंडिया की गवर्नमेंट को अपना हाथ हटा लेना चाहिए और इतना ज़्यादा गाइडलाइन, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिए और इतना ज़्यादा टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। और जब वापस उनके ऊपर जब मुसीबत आ गई है तो अब वो कहना चाह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करे, हमें हमें फंड दे या हमें पैसा दे या हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे या हमारे बैलेंस शीट को ठीक कर दे। कह रहे जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, कह रहे अगर या तो गवर्नमेंट उनके उनके फर्म्स को या उनके बैलेंस शीट को ठीक कर सकती है, या जिन लोगों की नौकरी चली गई है या जो इसमें भूखे मर रहे हैं, या तो वो उनकी मदद कर सकती है। क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट को सोशल वर्क करना है, मीन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करना है, और दूसरी तरफ उसकी इनकम भी तो रुक गई है। गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा जहाँ से आता था, इसमें टैक्स से पैसा आना बंद हो गया है। प्रॉपर्टी लोग परचेस करते थे तो प्रॉपर्टी की परचेजिंग बंद हो गई है, तो गवर्नमेंट की इनकमिंग भी तो बंद है। तो और आरबीआई के गवर्नर ने और इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने, दोनों ने बोला हुआ था कि हम अपने जो फिजिकल डिफिसिट है उसको बढ़ने नहीं देंगे, और जितना बजट में हमने बोरोइंग के लिए अलाउ किया हुआ है केवल हम उतना ही बारो करेंगे, उससे ज़्यादा हम बारो भी नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं जब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड होता है तो आपको प्रायोरिटी वाइज चीज़ें करनी पड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी वो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कह रहे हैं आप तो अपनी बैलेंस शीट को ठीक करना चाहते हो, कह रहे बैलेंस शीट तो तब वर्क करेगी ना जब आपके कंज्यूमर ठीक होंगे। जब आपके कंज्यूमर ठीक होंगे तब आप अपना बैलेंस शीट तो बाद में जाकर के भी ठीक कर लेते हो। अभी आप सर्वाइव कर सकते हो लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकते, और किसी भी महामारी में कह रहे कोई मर जाए, कह रहे इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपका बैलेंस शीट कुछ टाइम के लिए अगर वहाँ पे लॉस भी दिखता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। अभी आज के डेट पे हमारे पास जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच।